Namaste y'all. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Usha sir. And in this video, we are going to finish the chapter. It is the first chapter of class 9th history textbook, and the name of the chapter is the French Revolution. And this is the last topic of this chapter. आज हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन की अंतिम टॉपिक को पढ़ेंगे, और यह टॉपिक है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इसको भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इसलिए आप ध्यान से सुने और जहाँ जरूरी वहाँ नोट करें। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वियर? क्या पॉलिटिक्स, क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनके कपड़े बदल सकती है? द लैंग्वेज दे स्पीक, क्या लोगों की भाषा को बदल सकती है पॉलिटिक्स? और द बुक्स दे रीड, और क्या जो किताब या जो पुस्तक लोग पढ़ते हैं उनके शौक को बदल सकती है? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. 1789 के बाद का जो फ्रांस का समय था, उन वर्षों में लोगों के जीवन में, चाहे वो पुरुष हों, महिलाएं हों या बच्चे हों, उनके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, क्रांतिकारी सरकारें जो थीं, took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, जो क्रांतिकारी सरकारें थीं, उन्होंने ऐसे लॉ बनाए, ऐसे कानून बनाए कि लिबर्टी और इक्वलिटी, स्वतंत्रता और समानता लोगों के रोजमर्रा के जीवन में प्रैक्टिस में आ जाए। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण कानून जो प्रभाव में आया soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. तो जो कानून सबसे पहले प्रभाव में आया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह था सेंसरशिप की समाप्ति। और यह कानून बेस्टाइल के पतन के तुरंत बाद ये आया। 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून प्रचलन में आया, जो सबसे प्रमुख कानून पास हुआ, वह था सेंसरशिप की समाप्ति। यह सेंसरशिप क्या होती है? अपने विचारों, अपने मतों का प्रदर्शन, चाहे वह पुस्तक के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या प्लेस के माध्यम से हो, उन सभी पर प्रतिबंध रहते हैं। बिना अथॉरिटी को दिखाए और बिना अथॉरिटी से परमिशन लिए उसको प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होता है। ये होता है सेंसरशिप। इन द ओल्ड रिजिम, पुराने शासनकाल में, ऑल द रिटेन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, जितने भी लिखित सामग्रियां थीं और जो एक्टिविटीज थे कल्चरल, जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज, कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड, उनको पब्लिश करने के पहले या उन प्लेज को परफॉर्म करने के पहले, इन मटेरियल्स को पब्लिश करना हो या परफॉर्म करना हो तभी किया जा सकता था। ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग, जब वह राजा के सेंसर से पूरी तरह से अप्रूव हो गए हों, अर्थात राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा अप्रूव होने के बाद, पास होने के बाद, अनुमति मिलने के बाद ही किसी भी सामग्री को लिखित रूप में या सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में प्रदर्शित करना संभव था। ऐसी प्रैक्टिस ओल्ड रिजिम में थी, और 1789 के बाद सेंसरशिप को समाप्त कर दिया नई गवर्नमेंट ने। Now, the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. अब जो घोषणा पत्र जारी हुआ था मानव के और नागरिकों के अधिकार के रूप में, उस घोषणा पत्र के द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो था, बोलने की स्वतंत्रता और अपने विचारों और भावनाओं को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता, इसको नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार मान लिया गया। न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर्स थे, पैम्फलेट थे, किताबें थीं और जो प्रिंटेड पिक्चर्स थे, वो पूरे फ्रांस के मार्केट में भर गए, और वहाँ से वो जल्दी ही देहाती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ही पहुँचने लगे। They all described and discussed the events and changes taking place in France. और जो मटेरियल छपते थे उनमें फ्रांस में जो घटनाएं घट रही थीं और जो परिवर्तन आ रहे थे, उन सभी का
विस्तृत विवरण उसमें होता था। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन्ट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब यह था कि अब किसी भी घटना पर अगर कोई विरोधी विचार हो, अपोजिट विचार हो, तो उनको एक्सप्रेस किया जा सकता था, उनको अभिव्यक्त किया जा सकता था। ईच साइड साउट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। हर पक्ष दूसरे पक्ष को प्रिंट के माध्यम से अपने विचारों से, अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने का प्रयास करता था। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेसन, नाटक, संगीत और उत्सव के जैसे जुलूसों ने अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, बहुत अधिक संख्या में लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया। अब लोग इनमें हिस्सा लेने लगे। दिस वॉज वन वे, यह एक तरीका था। दे कुड ग्रेस्प एंड आइडेंटिफाई विथ आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस that political philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could read. यह सब प्लेज या सॉन्ग्स या जो प्रदर्शन था वह एक तरीका था जिसके माध्यम से वैसे लोग भी अब स्वतंत्रता और न्याय के विचारों से आत्मसात होने लगे, उसको समझने लगे जो उस जमाने के पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने लिखा था अपनी किताबों में। और ये वैसे लोग अब उस बात को लगे समझने प्लेस और सॉन्ग्स के माध्यम से या फेस्टिव प्रोसेशन के माध्यम से जो किताबों को पढ़ने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उस समय वहां पे कुछ ही लोग एजुकेटेड थे जो पढ़ सकते थे। अब शुरू करते हैं अंतिम में इसका कंक्लूजन। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना राज्याभिषेक किया फ्रांस के एम्परर के रूप में, फ्रांस के शासक के रूप में। ही सेट आउट टू कनकर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। उसने यात्रा शुरू की यूरोपियन कंट्रीज जो उसके आस पड़ोस में थी उनको जीतने के लिए। डिस्पोजेजिंग डायनेस्टीज, उसने कई राजवंशों को डिस्पोज किया, उनको हटा दिया। एंड क्रिएटिंग किंगडम्स, और उसने नए साम्राज्य बनाए। वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, और उन नए साम्राज्यों में उसने अपने परिवार के लोगों को स्थापित किया, उनको वहां का शासक बनाया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन ने अपने आप को यूरोप को मॉडर्नाइज करने वाले, आधुनिक करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने कई नए कानून को इंट्रोड्यूस किया जिसमें संपत्ति के रक्षा का अधिकार। एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, और एक जैसे वेट और मेजरमेंट के सिस्टम, ये सारे उसने शुरू किए। प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, और यह जो वेट और मेजरमेंट का सिस्टम था वह दशमलव प्रणाली पर आधारित था, और इन सब की शुरुआत नेपोलियन ने वहां की। इनिशियली, शुरू में, मैनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरू में लोगों ने, बहुत से लोगों ने नेपोलियन को एक मुक्तिदाता के रूप में, एक लिबरेटर के रूप में देखा जो उनको फ्रीडम देगा, लोगों को यह उम्मीद थी। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज came to be viewed everywhere as an invading force। लेकिन जल्दी ही नेपोलियन की सेना के प्रति लोगों के विचार बदल गए और उस सेना को अब लोग लगे एक आक्रमणकारी सेना के रूप में देखने। He was finally defeated at Waterloo in 1815, और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में वो अंतिम रूप से हरा दिया गया। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। और नेपोलियन के जो क्रांतिकारी उपाय थे जिनको यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने के लिए उसने किया था, उसका असर उसके बाद भी बहुत दिनों तक रहा। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का विचार। वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यह दोनों फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत हैं। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, और यह विचार फ्रांस से यूरोप के दूसरे हिस्सों में 19th सेंचुरी दौरान पहुंच गए। वेयर फ्यूडल सिस्टम वेर एबोलिश्ड, और इसका परिणाम ये हुआ कि वहां सामंती व्यवस्था का पतन हो गया, उनका उन्मूलन हो गया। colonized people revoked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state। उपनिवेश के लोगों ने
अपने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में गुलामी से मुक्ति के विचार को एक नई परिभाषा दी उन लोगों ने। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय ये दो प्रमुख उदाहरण हैं ऐसे व्यक्तियों की हु रेस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस, जिन्होंने रेवोल्यूशनरी फ्रांस के यानी कि क्रांतिकारी फ्रांस से जो विचार उत्पन्न हुए उन विचारों से उन लोगों ने प्रेरणा ली और उन आदर्शों को अपनाने की कोशिश की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दें। पहला है कि नेपोलियन फ्रांस का इंपीरियर बना 1804 में। दूसरा है नेपोलियन अपने आप को यूरोप का मानता था मॉडर्नाइजर। और तीसरा है कि फाइनली 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की पराजय हुई। और दिया है कि टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय ऐसे दो व्यक्ति थे भारत के जो फ्रांस की क्रांति के विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो इस तरह से हमारा यह चैप्टर पूरा होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।